Based on those targets, obviously, the strategies were also defined for the respective states. It was helpful to the states कि आप strategy भी बनाकर साथ एक collaborative, integrated, holistic sense में आप strategies बनाते थे ताकि एक overall objective जो है वो achieve किया जा सके. And second function of the COP was to assess the performance made in the previous agreements. जो previous agreements हैं, जो कमिटमेंट्स हैं जो स्टेट्स की हैं, उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाए. और उसी जगह पास्ट की असेसमेंट को एवेलुएट करते हैं तो फ्यूचर गोल्स आप डिफाइन कर सकते हैं. एंड फ्यूचर गोल्स कैन ओनली बी रियलिस्टिक इफ यू एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ द पास्ट. दिस इज व्हाट COPs डू. 25 हो चुकी हैं. मैंने काउंट सम ऑफ द COPs रिजल्टेड इन मेजर एग्रीमेंट्स. मैंने क्योटो प्रोटोकॉल की बात की, दैट वाज वे बैक इन 1997 एंड इट्स नॉट रेलेवेंट हियर. हम ओवरऑल अगर बात करें, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड वाज द मोस्ट रीसेंट वन जो 2015 के अंदर हुई, बट करंट अफेयर्स के एग्जाम के क्वेश्चन से अगेन इट्स अ बिट ऑफ ओल्ड वन. बट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जब हुई थी तो उसके अंदर इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीमेंट. दुनिया की सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो था दैट वाज पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. और उसके अंदर 194 स्टेट्स थी, कुछ और ग्रुप्स भी थे, ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, बट 194 स्टेट्स थी. The first state that withdrew from Paris Climate Accord was Canada, and then US withdrew from it. Let me go and see कि जो COPs होती हैं इस के ऊपर पॉलिटिक्स क्या होती है. यस बरकर, ऑब्वियसली पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड पे सवाल आया हुआ है. पीछे जाएंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल पे भी सवाल आया हुआ है. जब एग्रीमेंट्स होते हैं तो अगले 2-3 साल उनकी प्रोबेबिलिटी होती है उनके सवाल आने की. और फिर ट्रम्प ने जब विड्रॉ किया था 2017 में, तो 18 में उस पर सवाल भी आया था कि उसने विड्रॉ क्यों किया. सॉर्ट ऑफ बिल्कुल सवाल आते हैं इसके ऊपर. बट क्योंकि पिछले 2017, 18, 19, 20 के अंदर कोई मेजर एग्रीमेंट नहीं हुआ, सो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर सवाल अब नहीं आता. अगर कोई मेजर एग्रीमेंट होता तो उस पर सवाल इस सेंस में आता है. बट ऑब्वियसली एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप में से कुछ लोग शायद जानते हो 2020 जो है, दिस इज द ईयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग डिक्लेयर्ड बाय द UN. UN हैज डिक्लेयर्ड दिस ईयर एज द ईयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बनती है. बट पर्टिकुलर कोई डेवलपमेंट नहीं है जिस पे मैं सवाल एक्सपेक्ट करूँ. Now, पॉलिटिक्स क्या होती है, यानी US ने विड्रॉ क्यों किया आसान लफ्जों में, या ब्रॉडली आइडिया बात किया जाए तो कंटेस्टेशन क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है. जो IR वाले बच्चे पढ़ेंगे वो ग्रीन पॉलिटिक्स उसको हम कहते हैं, बट ग्रीन पॉलिटिक्स इज समथिंग डिफरेंट. उसके अंदर से एक डायमेंशन हम आज लेंगे जो COPs की पॉलिटिक्स है, विच इज पॉलिटिक्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग एट द इंटरनेशनल फोरम्स. अच्छा, जो प्राइमरी काज है COPs के अंदर पॉलिटिक्स का, that is division between the developed world and the developing world. The politics between developed and developing states. इसको ग्लोबल नॉर्थ साउथ भी कहते हैं. नॉर्थ इज डेवलप्ड रीजन, साउथ इज डेवलपिंग रीजन, उसको कहते हैं. तो ये नॉर्थ साउथ की बात की जाए, कुछ रीडिंग में लिखा होगा डेवलप्ड और डेवलपिंग का वर्ड लिखा जाए, बात एक ही हो जाएगी. व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड ऑब्वियसली आप जानते होंगे डेवलप्ड से मतलब है मोस्टली यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स, और जो डेवलपिंग है दैट इज द एशियन, अफ्रीकन स्टेट्स, लैटिन अमेरिकन स्टेट्स जो हैं, ये जो है ये सारी की सारी कहलाती हैं डेवलपिंग स्टेट्स. पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीकन स्टेट, ये सारी इसमें आती हैं. एक ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए इशू क्या है डेवलप्ड और डेवलपिंग के अंदर. अच्छा, इस इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो COPs के अंदर गोल्स सेट होते हैं, व्हाट दोज गोल्स मीन. अब ऑब्जेक्टिव ये है दैट वी हैव टू रिवर्स द ग्लोबल वार्मिंग. ये जो 2 स्टेप अप्रोच है, वन, जो करंट पेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है इसको कम किया जाए. द रेट ऑफ वार्मिंग दैट इज टेकिंग प्लेस, वी नीड टू स्लो इट डाउन एंड पुट ब्रेक्स ऑन इट. एंड द लॉन्गर टर्म गोल इज द रिवर्सल ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग टू द प्री इंडस्ट्रियल एज.
आप जब देखें, बेसिकली हमने शुरू ये किया था कि ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, और मैन मेड एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आज से 200-250 साल पहले, यानी 18th सेंचुरी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, जिसमें कोल इस्तेमाल करते रहे 200 साल तक, हमें पता नहीं चला। हमने उस वक्त से जो है वो कार्बन एमिशन होती रही और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, हमें एहसास नहीं हुआ। साइंटिफिकली हमने इसको डिस्कवर बाद में किया। सो वी वांट फर्स्ट कि जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ कार्बन एमिशंस है, उसको कम किया जाए, और फिर अल्टीमेटली वी शुड क्रिएट कंडीशंस जिसमें द टेम्परेचर शुड बी द सेम वन एज वी हैड बिफोर द इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज से जो पहले का टेम्परेचर था, वी शुड अचीव दैट। सिंपल लफ्जों में मैं ये बता रहा हूँ। नाउ यू वांट टू रिवर्स ग्लोबल वार्मिंग, रिवर्स द प्रोसेस। हाउ टू रिवर्स इट? दो ऑप्शंस हैं। एक, कार्बन जो एमिशंस हैं, कार्बन एमिशंस दे मस्ट बी रिड्यूस्ड, carbon emissions must be reduced. And second is the forestation. Forestation या sources of carbon consumption must be increased. Forestation हो सकती है, whatever they are. Reduce the emissions, increase the forestations. This is the way to curbing or reversing the global warming. अब क्वेश्चन इज हाउ टू रिड्यूस एमिशंस। एमिशन को कैसे कम किया सकते हैं? एमिशंस को कम करने का एक अप्रोच है, आप अपनी मूव टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी एंड इंडस्ट्री दैट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो। सो ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो एनवायरमेंट हैजर्ड्स वाले एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हैं, दे शुड नॉट एमिट देम। सो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बेसिकली कोर पॉइंट है एमिशन को कंट्रोल करने का। लेकिन क्वेश्चन इज, एनर्जी हम यूजुअली प्रोड्यूस करते रहे हिस्टोरिकली या कोल से या ऑयल से या गैस से। ये तीन ट्रेडिशनल सोर्सेज होते थे, बल्कि आज भी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर मोस्टली दे रिलाई ऑन दी कोल। इंडिया को देखें, मोर देन 60% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन कोल। पाकिस्तान सी पैक्ट में कोल पे डिपेंडेंट है। हम कोल पे प्लांट्स लगाई जा रहे हैं, चाहे वो साहिवाल हो, कल जिक्र हो रहा था, चाहे वो पोर्ट कासम पे हो, गवादर में हो, कराची में हो, थर में हो, यू नेम इट, एंड वी आर इंस्टॉलिंग पावर प्लांट्स। और फिर रिमेनिंग जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गैस बेस्ड प्लांट्स हैं, भिक्की का पावर प्लांट है, देयर आर लॉट्स ऑफ गैस। तो कोल, गैस, ऑयल, ये ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। प्रॉब्लम ये है, ऑल ऑफ देम रिजल्ट इन, जब वो यूज किए जाते हैं एज एन एनर्जी, व्हेन दे आर कंबस्टेड, दे प्रोड्यूस the elements that contribute towards global warming. अब क्या किया जाए? The idea is that we should switch from them into clean energy, और clean energy से मतलब है mostly renewables. You must shift to solar, wind, इसी तरीके से आप जा सकते हैं उसके ऊपर nuclear, to some extent hydel. Similarly, you can move towards tidal and geothermal and biofuel, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, but you need to move towards clean energy. However, the problem is moving towards clean energy, energy के प्रोडक्शन में कायनात, this is what they said, और उसकी बुनियादी वजह कायनात ये है कि साहिवाल वाले इशू पे there must be people from साहिवाल, साहिवाल की कोल पावर प्लांट में अगर आप देखें तो जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, it is better than what we have our own technology, but it's not a foolproof technology. They do condense the smoke, but not all of it, and that's the problem with it. और वो भी इसलिए पॉसिबल है कायनात कि साहिवाल के अंदर जो कोल पावर प्लांट है वो इम्पोर्टेड कोल पे चलता है, और जो हमारे बाकी हैं जैसे थर वगैरह है, they are using the local coal which is not
प्योर, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है उसके ऊपर, बट नॉट ऑल ऑफ द स्मोक इज कंडेंस्ड ओवर देयर. अगेन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्वियसली साइंटिफिक प्रोसेस जो है उसको हम मिक्स नहीं करेंगे, बट ओवरऑल अगर आप देखें थर्मोकोल के ऊपर देखें या जनरली देखें, अच्छा पॉइंट इज मूव टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लोबली. लेकिन क्या डेवलपिंग स्टेट्स डू दे हैव फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू मूव टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल्स? बिकॉज रिन्यूएबल्स नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे आर एक्सपेंसिव इन द शॉर्ट टर्म. और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं जैसे कोल है, दे आर चीपर एंड दे आर इजीली अवेलेबल, उनकी टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, दे आर चीपर इन दैट सेंस. मैं एक छोटी सी मिसाल पढ़ रहा था दैट इंडिया के अंदर एक जो सोलर प्लांट का आपने सुना होगा जो नहरों के ऊपर लगा रहे हैं, इट कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इन्वेस्ट इन दम. बट अगर आप देखें कोल पावर प्लांट्स वगैरह को देखें तो दे आर रिलेटिवली चीपर और उनका रॉ मटेरियल भी आसान होता है, दे आर इजी. तो द डेवलपिंग स्टेट्स नीदर हैव टेक्नोलॉजी नॉर हैव द फाइनेंसेस टू मूव टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी. ना टेक्नोलॉजी है ना फाइनेंसिंग है. अब अगर पैसे होते टेक्नोलॉजी परचेज कर लेते, है नहीं, खुद डेवलपिंग है वो भी नहीं है. सो द COPs when they have the discussions, so developing states demand that the technology and financial help must be provided to them if the world wants them to move towards clean energy. It's simple. The developing states demand that we should be provided technology, we should be provided finances in order to move and switch towards clean energy. And who should provide? The developed world should provide them the finances and it should provide aid दें उनको technology दें ताकि वो move कर सकें. Second, industrialization. You should move towards industries that are environment friendly. जैसे आप ब्रिक मेकिंग की बात कर लें, सीमेंट की बात कर लें, आप बाकी जो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन की बात कर लें, that the industries must be built upon the environment friendly technologies. आप AC बनाते हैं, आपके ACs हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, there are hell lot of industries जहाँ पे आपकी they emit kind of carbons and all that. So you need to develop an environment friendly technology and industry based on that technology. Question is, आपकी traditional industries को shift करना towards the clean and environment friendly industry, it again requires technology. It again requires finances. Now, do the developing states and their businessmen and their entrepreneurs or their states, do they have financial and technological capability to shift towards clean energy? Obviously not. They don't. So again, on the industrialization too, the developing world needs financial and technological support for switching to the clean environment friendly industrialization. And how is it possible? They want the developed world to help them. And lastly, you need to increase forestation. आप forestation ज़्यादा चाहते हैं और at least आप deforestation को control करना चाहते हैं. You want to control the deforestation. And if you want to control the deforestation, आप deforestation को कम करना चाहते हैं, तो obviously you will have to make alternative arrangements. आपको alternative arrangement, आपने deforestation को रोकना है और फिर forestation करनी है. So all of it requires the use of, मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान के लोग हैं वो लकड़ी को, दरख्तों को काट के लकड़ी के इस्तेमाल ना करें, तो आपको वहाँ पे गैस पहुँचानी पड़ेगी, आपको उनको अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ेंगे. But again, if you want deforestation to be curbed, you need to have alternative arrangements for that. And secondly, forestation also requires investments. So again, in that case too, the developing states want the financial help
from the developed world for going towards forestation. In any case, if in COPs, developing states argue that if you want us to move towards clean energy, if you give us the target of reducing the emissions and increasing the forestation, then you need to provide technological, financial support to us. We lack in that. Developed world को कहने की वजह क्या है? दो बड़ी वजह हैं why developed world is asked for that. One is obviously because developed world has the financial capitals, they have the technology which they can use to help the developing states. Developed world has the potential to help the developing states. उनके पास पैसा भी है, उनके पास technology भी है, they can help it. Second reason why developed world is asked to help is because the very problem of global warming was initially created by the developed world, who used coal and oil and gas and industrialization and deforestation in the early times. Was it the developing world or it was the developed world? Industrialization आया ही वेस्ट में है, पूरी यूरोपियन यूनियन की बुनियादी कोल एंड स्टील कम्युनिटी भी लगी थी. आपकी हिस्टोरिकल देखें, उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप किए जर्मनी ने, रशिया ने, ब्रिटेन ने. दे हैव बीन द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट सोर्स, दे आर द पायनियर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दे आर द सोर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. Although अब developing world ज़्यादा कर रही है, but initially it was created by the developed world. So therefore, they have the moral responsibility that if they want to reverse it, they need to play a role in that. So एक moral responsibility, एक historical truth है that developed world caused the global warming, and therefore they have the responsibility to help in reversing it. अच्छा, and developed world agrees to a greater extent, वो mostly agree भी करते हैं. लेकिन फिर conflict क्या है? एक तो डेवलप्ड वर्ल्ड का आर्गुमेंट ये है दैट वी आर विलिंग टू हेल्प देम आउट, बट डेवलपिंग स्टेट्स आल्सो नीड टू चेंज देयर पॉलिसीज. फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि इफ वी प्रोवाइड यू द टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसेस, यू आर इन्वॉल्व इन करप्शन. आपके पैसे, हम आपको पैसे देते हैं, पैसे करप्शन की नजर हो जाते हैं. सो इजंट इट दैट व्हाई वेस्ट आवर मनी? If you want our money, then you need to make sure that it is spent fairly and it is spent transparently. Secondly, they said, we want to help you out, but you have to contribute for yourself as well. And the developing world spends everything except for the environment friendly projects. आप डिफेंस में खर्च कर लेते हैं, आप वॉर्स में खर्च कर लेते हैं, आप वेपन्स में खर्च कर लेते हैं, but you don't spend on the environment friendly technologies. We give you the money, but you do not use your own resources for the same purpose. And your preference is not environment, your preference is something else. So you need to, we are willing to help, but only if you stay focused on this particular project, and only if you divert your own internal resources as well to the same objective. But most important difference is that who is a developing state and who is not. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है जब COPs होती हैं, तो India, which is 5th largest economy, China, which is 2nd largest economy, consider themselves as part of the developing world. China जो दुनिया की 2nd largest economy है, India जो 5th largest economy है, they call themselves a developing state. Is it fair? The developed world says it's not fair. It's not fair because they are the richest. They have people with billions of dollars of income. नहीं, हद नहीं है. मगर अच्छा, चाइना का आर्गुमेंट क्या है? चाइनीज और इंडियन का आर्गुमेंट क्या है? वो कहते हैं वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल, चाइना की 14 ट्रिलियन डॉलर्स की करीब इकोनॉमी है, बट दे से वी हैव ओवर अ बिलियन पॉपुलेशन टू फीड. पर कैपिटा जीडीपी निकालें तो हमारी तो बहुत कम है. वी आर नॉट हाई इनकम कंट्रीज, वी आर मिडिल इनकम कंट्रीज. हमारे यहाँ पर कैपिटा जो जीडीपी है, पर कैपिटा जो इनकम है, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द डेवलप्ड वर्ल्ड. So if we are the 2nd largest economy or the 5th largest economy, then at the same time we are the largest population and the 2nd largest population.
and therefore that GDP gets distributed among the people, and the net value is lower than what is the value in the Western world. So per capita GDP in Spain and Italy over there is much bigger than India and China. So, but again, this is the debate. Developing world में कौन आता है? India, China कहते हैं हम आते हैं. Americans आपको हमें पता ही है वैसे भी. Western world is unwilling to accept that, and they said you have enough resources to spend on yourself. We are willing to help African states, other Asian states, but not the states as rich as China and India. This is the main conflict over there. और जब ट्रम्प ने, when Trump withdrew from Paris Climate Accord, जब ट्रम्प ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विड्रॉ किया था, तो उस विड्रॉल की जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स तो मेरे पास नहीं है, बट वन ऑफ द स्टेटमेंट दैट ही गेव वाज अ रेफरेंस टू द इंडियन फार्मर्स एंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स. उसने कहा था, हम लफ्ज़ ये नहीं थे, प्लीज अब आइडिया ध्यान में रख लीजिएगा. उन्होंने कहा था कि अगर आप जो है वो अपने आप को हम अगर डेवलपिंग वर्ल्ड चाहती है कि हमें पैसे दें, बट इट कैन नॉट हैपन कि हमारे टैक्स पेयर्स जो हैं वो पैसे दें और वो पैसे हम इंडिया के उन इंडस्ट्रियलिस्ट पे खर्च करें जो कि कोल पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, और जो हमारे पैसों से हम जब उनको इनकम देते हैं तो वहाँ से वो इंडस्ट्रियलिस्ट वो प्रोजेक्ट लगाते हैं जिससे मजीद कार्बन एमिशन होती है. सो वी आर अनविलिंग टू हेल्प द बिलियनियर्स ऑफ इंडिया and China because of our taxpayers' money, from our taxpayers' money, हम अपनी tax money वहाँ पे spend नहीं कर सकते. So this is the core of problem with the developed world and developing world. एक आखिरी point है जिसके बाद मैं आपके सवाल लूँगा, ये जो questions आ रहे हैं आपके, और वो ये है, developing world is given soft targets. मिसाल के तौर पर if they are involved in establishing the not so clean energy plants, तो फाइन, क्लीन एनर्जी पे स्लोली शिफ्ट हो रहे हैं, वो उनको स्टीप टारगेट्स नहीं है. बट डेवलप्ड वर्ल्ड इज गिवन स्टीप टारगेट्स. स्टीप मींस फॉर एग्जांपल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दे आर आस्क्ड टू अचीव हायर गोल्स ऑफ क्लीन एनर्जी, while the developing world is not given those steep targets. So Trump like people, they claim that the steep targets, the steep से मतलब ये होता है कि आप जिसको कहेंगे difficult targets to the developed world are a hurdle in the way of the European and American industrialists, जो American investors हैं, industrialists हैं, business owners हैं, और European जो हैं उनको जब वो दूसरे टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करने का कहा जाता है that you should move swiftly towards that, उनके लिए स्टैंडर्ड्स हाई किए जाते हैं. तो as a result of which their economic competitiveness becomes less effective than the industrialists in China and India. इस पॉइंट को फिर सुनिएगा प्लीज. आपने यूरोपियन कंपनी ए है, उसको कहा कि अगले 5 सालों में यू विल स्विच टू द क्लीन एनर्जी, और चाइनीज को कहा डेवलपिंग वर्ल्ड है, आपको कहा 15 साल में 20 साल बाद कर लीजिएगा. जब ऑब्वियसली जब अमेरिकन कंपनी क्लीन एनर्जी पे जाएगी, इट विल हैव टू इन्वेस्ट इन दैट. वो उसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसे एक्स्ट्रा कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी. और चाइनीज कंपनी को उसी ओल्ड चीपर जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है उस एनर्जी के साथ इट कैन स्टे विद इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So Chinese company will produce cheaper goods, and the American company which is using environment friendly technology, it will be having a higher cost. तो market competitiveness जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज की कम हो जाती है, economic losses ज़्यादा हो जाते हैं because of the steep targets given to the developed world and not so steep targets for the developing states. This is the main debate जी, यही main debate है. The developed world is led by the US and the developing world is led by states like China and India. This is all from my side on it. I'm open to questions जी. जो questions आ रहे हैं मेरे सामने मैं इनको देखता जाता हूँ. आखिरी question से शुरू करता हूँ पीछे. Developing countries, असल ये सारे developed world के points ट्रम्प के हैं, इनमें से किस particular point की बात करें? उदाहरण developing countries को कौन से टारगेट मिलते हैं? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, मैं एक मिसाल देता हूँ पाकिस्तान को. तो पाकिस्तान को कहा जाएगा जी कि आप फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट 30 इयर्स यू शुड मिक्स द एनर्जी एंड एटलीस्ट 30% ऑफ योर एनर्जी शुड बी क्लीन एनर्जी. तो आप 100% पे ना लेके जाएं, लेकिन 30% तक क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं. सो द सॉफ्ट टारगेट्स लॉन्गर पीरियड में लिमिटेड टारगेट्स आर गिवन.
स्टेट्स लाइक पाकिस्तान। लेकिन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जैसे जर्मनी वगैरह है, जैसे यूके है, जैसे यूएस है, इटली है, फ्रांस है, दे आर गिवन स्टीप टारगेट्स। जुल्फिकार सीओपी से बनता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अच्छा ऊपर चलते हैं, ट्रू कायनात। ये डिटरमिन करने का कोई सेट रूल नहीं है। यूसर ने पूछा, देखें जी, जब ये सीओपीज होती हैं तो वही डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस, उन्हीं में ये बात डिस्कशन होती है दैट हु विल बी गेटिंग व्हाट टारगेट्स। इसीलिए तो एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच होती है। देखिए ऐसे नहीं हो सकता कि डेवलप्ड वर्ल्ड कहती है कि डेवलपिंग वर्ल्ड कार्बन एमिट करती रहे और हम पैसे देते रहें कि आप शिफ्ट ना करें। हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप डेवलपिंग वर्ल्ड को सॉफ्ट टारगेट देकर यू आर अलाउइंग देम टू एमिट मोर एंड मोर कार्बन। तो उसी डेलिब्रेशन के अंदर ही डिस्कशन होती है, नथिंग एल्स। सईद ने पूछा, सर विल बी स्टडी प्रोटोकॉल एंड कोपेनहेगन कार्ड सेपरेटली? नो नो सईद, नहीं ना। देखिए सईद, आप जरा सीएसएस को देखिएगा प्लीज। कोपेनहेगन कार्ड जो है और क्योटो प्रोटोकॉल, इनको हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। सईद, मुझे पिछले 5 साल के पेपरों में कोई एक क्वेश्चन बता दें जो ऐसा सवाल आया हो जो 2-3-4 साल से पुराना हो। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ओवर देयर। वी वोंट बी स्टडीइंग इट सेपरेटली। Nobody talks about Kyoto Protocol anymore. Okay. असद वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे, लेकिन ऊपर कायनात ने थोड़ा सा लिखा है, एक पॉइंट उसको हाईलाइट किया हुआ है। बेसिक पॉइंट ये था कि अमेरिकन ने कहा कि हम अपनी टैक्स पेयर मनी उन मुल्कों को क्यों दें, उन मुल्कों के बिजनेसमैन को क्यों दें जो खुद भी बिलियनियर हैं और फिर वो ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं अपने मुल्क में जिससे मजीद कार्बन एमिशन होती है। Why should we give the money to those kind of people? Uzaifa, there are lots of, for example, solar is an option. आप सोलर का ऑप्शन में जा सकते हैं। आप उनको बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं बजाय उनको वुड उसके वाले से। इफ यू प्रोवाइड देम इलेक्ट्रिक थिंग्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इटसेल्फ क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस की जाए, तो ऑब्वियसली इट कैन मेक सेंस। एनी अदर क्वेश्चन? कायनात हमने अभी स्टार्ट करना है। When we say America put sanctions on Pakistan, it means UN. What is realistic? No, it's not. When we say America put sanctions on Pakistan, it's only Americans putting sanctions on Pakistan. UN की sanctions अलग होती हैं, अमेरिका की अलग होती हैं। What is realism? Realistic approach, फायजा का सवाल है। फायजा, रियलिज्म तो आईआर में डिटेल से पढ़ेंगे। रियलिस्टिक अप्रोच वो होती है जो प्रैक्टिकल हो और जो रियलिस्टिक हो, सिंपल। रियलिस्टिक मतलब जो रियलिटी बेस्ड की हो। रियलिज्म की अप्रोच भी कहते हैं जो कि इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच होती है, प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है, बेस्ड ऑन रियलिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम नहीं कहते अपने मतलब के लिए लोग काम करते हैं, तो अपने मतलब के लिए जो चीजें काम की जाती हैं उसको हम रियलिस्टिक अप्रोच करते हैं। जहां पे इमोशंस इन्वॉल्व ना हो, जहां पे रैशनैलिटी इन्वॉल्व हो, प्रैग्मेटिज्म इन्वॉल्व हो। रीडिंग, अमार ने पूछा, अमार रीडिंग्स मैंने दी हुई हैं ऑलरेडी। इफ यू डिडंट गेट और इफ यू नीड मोर तो प्लीज आस्क। यस फायदा, एब्सोल्युटली, रियलिज्म इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। आईआर की थ्योरी में जब आप जाएंगे तो आप स्टेट इंटरेस्ट की बात करते हैं, बट इट्स इंटरेस्ट अल्टीमेटली, लाइक टर्म्स रियलिस्टिक अप्रोच। एवरीबडी इज अ रियलिस्टिक बाय द वे, कायनात। वी आर आल्सो रियलिस्टिक। कहां गई हमारी सऊदी अरबिया के साथ नाराजगी? हम सऊदी अरबिया के साथ नाराज थे ना इमोशनली, बट हमने रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई, जाके माफी मांग ली। पता नहीं माफी मांग देते नहीं देते, बट माफी तो मांग ली ना। इट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच। ऑल स्टेट्स आर रियलिस्टिक। It's either can we say that economy is shifting developing states due to global warming, carbon targets for those? Yes, ये जरा चैट से ऊपर कर लीजिए। जी बदर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये ट्रम्प की एलिगेशन है कि आपने डेवलप्ड वर्ल्ड को कहा कि क्लीन एनर्जी बजाएं, डेवलपिंग वर्ल्ड को कहते हैं कि आप ओल्ड चीपर एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है डेवलपिंग वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर प्रेफर्ड or the developed states industries. Developed states की industries हैं, they are becoming expensive and out of the reach of the common man, and जो developing world है उनकी industries जो है वो grow कर रही है, flourish कर रही है। ये ट्रम्प का कहना है, ये उनका बस।
जी यूसरा आई विल। मैंने शायद यहाँ पे कहा था ग्लोबल वार्मिंग में कि करंटली इसके ऊपर कोई जेनरिक नेचर का सवाल आ सकता है, स्पेसिफिक किसी एंगल में आने का चांस कम इसलिए है बिकॉज स्पेसिफिक कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है, उसकी इंप्लीकेशंस और पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इस सेंस में आ सकता है। Realism and realistic are interchangeable or different. Faida, they are realism is the theory, realistic is a general English word. So they are different in their meaning. आइडिया सेम है बट एक थ्योरी का नाम है, एक रियलिस्टिक होना एक सोच का नाम है। जी इकरा, आइडियलिज्म इज अपोजिट टू रियलिज्म। ओके, ओवरऑल इन करंट अफेयर्स यूसरा ने पूछा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। यूसरा मेरा जब आखिरी लेक्चर होगा मैं आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे दूंगा, विल इट बी फाइन? मुझे आखिरी लेक्चर में याद करवाइएगा, 10 मिनट में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। अभी बिकॉज कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं तो ऑब्वियसली वो आ जाएगा। 2020 कॉप इज येट टू बी हेल्ड। हुज़ैफा होगी दिसंबर में, और दिसंबर में होने वाली किसी भी चीज पे 20 नंबर का सवाल नहीं आता। 2020 में होगी दिसंबर में और उस वक्त कोई सवाल नहीं आता, और पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। जी हमार आई विल शेयर। मुझे प्लीज लास्ट लेक्चर बताइएगा, जब लास्ट लेक्चर का मैं आपको एक दिन पहले बताऊंगा, लास्ट लेक्चर है हमारा, और उसके अंदर मैं फिर ये जो आपकी वेबसाइट्स और ये जो सोर्सेज हैं, ये जो आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, ये मैं उसमें सॉल्व कर दूंगा। आई विल गिव यू दैट, लेकिन मुझे याद जरूर करवाइएगा प्लीज। अच्छा मैंने पता क्या होता है, मैं अभी क्यों नहीं करता, बिकॉज थिंग्स चेंज ना, चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे यूएई वाली बात नहीं आ गई मिडिल ईस्ट में, तो थिंग्स चेंज, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जरा उसको करूँ। कायनात दिसंबर इवन जनवरी तक आप एमसीक्यू जरूर तैयार करेंगे, लेकिन 20 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे। मैक्सिमम मैक्सिमम सितंबर, अगस्त सितंबर, उससे आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू जरूर आ सकते। तो 2020 की अगर होती है मैं आपने अक्टूबर का जुजीना, मैं उसको अगस्त का आखिर या सितंबर लेता हूँ, उससे आगे नहीं जाता। पेपर ना भी बनाओ, एग्जामिनर को पता होता है कि अब कल डेवलपमेंट हुई है, मैं उसको क्वेश्चन पेपर में डाल दूं, ऐसे नहीं करते एग्जामिनर। यस यूसरा, यू शुड एक्सपेक्ट, बिकॉज एफएटीएफ की डेडलाइन बेशक 2020 में हो, बट देयर आर लॉट्स ऑफ लेजिस्लेशन गोइंग ऑन एफएटीएफ, देयर आर लॉट्स ऑफ डिबेट्स ऑन एफएटीएफ, तो एफएटीएफ इंपॉर्टेंट है। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। सीएसएस में रेपुटेशन का होता है। व्हाट इज स्नैपबैक प्रोविजन फायदा, आज डिस्कस करनी है। नहीं देखते हैं, अभी चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा मिडिल ईस्ट है, मेरे ख्याल में टॉपिक पे चलते हैं तो स्नैपबैक वाली बात आ जाएगी सारी। चले आगे मिडिल ईस्ट पे। ओके, मिडिल ईस्ट पे हमने 2 लेक्चर करने की आज बात करेंगे, एक लेक्चर और भी होगा उसके ऊपर। मिडिल ईस्ट पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं एक लिस्ट ऑफ इश्यूज बनाता हूं आप के सामने। फॉर एग्जांपल एक इशू है पैलेस्टाइन का, एक इशू है ईरान का, ईरान राइवलरी विद KSA एंड US, एक इशू है यमन, सीरिया, लीबिया, नहीं हम पाकिस्तान रशिया करेंगे जी। टर्की और इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा उसका हिंट देखेंगे शमाइम, हल्का सा। चलें जी, शरियार ने कहा लेबनान, ये रही जी लेबनान। अच्छा कोई इशू रह तो नहीं गया? इसराइल जो जी ना, पैलेस्टाइन इसराइल सेम नहीं है? नहीं मैं मिडिल ईस्ट की स्टेट्स नहीं पढ़ा रहा, मिडिल ईस्ट की स्टेट्स नहीं पढ़ा रहा, ये इश्यूज की बात कर रहा हूं।
इश्यूज इजिप्ट का और जॉर्डन का क्या इशू है? बहरीन का क्या इशू है सुजन? व्हाट इज इशू इन बहरीन? कतर का क्या इशू है हुजैफा? अच्छा, इजराइल यूएई। कतर की राइवलरी, देखिए हुजैफा, राइवलरी और चीज है, इशू और चीज है। इशू से मतलब है राइवलरी तो पुरानी चल रही है, उसमें इशू क्या है? वो तो पाकिस्तान इंडिया की 70 सालों से चल रही है। पर्टिकुलर इशू क्या है? सऊदी इजराइल रिकग्निशन एज प्रेडिक्टेड बाय जेयर पेशर। ख्वाजा ईसा खुद बताएं, प्रेडिक्शन पे सवाल आता है? एक बंदे ने प्रेडिक्शन की और उसमें सवाल आ सकता है? अच्छा, ऑब्वियसली इजराइल यूएई की बात कर रहे हैं जी, वो इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली जो डेवलपमेंट है। वो जजीरा ही आ गया, इजराइल यूएई ठीक हो गया। लेबनान अटैक्स किस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है? पहला सवाल यूसरा, लेबनान वर नॉट अटैक्स, ऑफिशियली इट वाज नॉट कॉल्ड टू बी अटैक्स। एक बात, ये एक जो सिंपल इंसिडेंट था और उस इंसिडेंट पे सवाल नहीं आता। जॉर्डन इजिप्ट आर द स्टेट्स ओनली रिकॉग्नाइज इजराइल बिफोर यूएई, लेकिन इजिप्ट ने 1970 में रिकॉग्नाइज किया था, अब सवाल थोड़ी आ सकता है। जॉर्डन ने 1994 में किया था, अब सवाल कैसे आ सकता है? इराक कुर्दिश अगेन असद उसमें, अच्छा चलें इसी पे मैं चलता हूँ जी। इजिप्ट 1997 में नहीं, अरे इजिप्ट ने किया था 1978 में, जॉर्डन ने किया था 1994 में। हुज़ैफा दैट्स ट्रू, बट दैट हैपेंड 5 years ago, 4 years ago, 2017 में हुआ था। दैट्स नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। ओके, लेट मी मूव जी, लेट मी मूव जी, इस पर तरह चलते हैं। देखिए इश्यूज ऑब्वियसली, हम जैसे दाइश एक इशू है, आप लोग जो कतर की बात कर रहे हैं, ये इश्यूज रिसेंट पास के रहे हैं, कतर का भी रहा है, दाइश एक इशू रहा है एक ज़माने में, इराक का इशू रहा है एक ज़माने में रिसेंट पास्ट में। आप बल्कि आपका आजकल आपने देखा हो तो इजिप्ट का सूडान के साथ डैम का इशू भी चल रहा है एक, अगर आप कुछ जानते हो लोग तो। अ, अच्छा यार, आप जब मिडिल ईस्ट कहते हैं ना, मिडिल ईस्ट में नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट भी किसी तक आती हैं, आप ठीक करें, इजिप्ट को हम कोर मिडिल ईस्ट में नहीं लेते। इट्स मीना रीजन, यस, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में आता है, बट स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट में नहीं आता। एग्री। अच्छा, लेट मी, सुन तो लें कायनात, अभी अभी मैं कम कर रहा हूँ इस पर, मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये 2 लेक्चर्स में बताऊंगा कैसे कवर हूँ। यस, डैम का नाम मुझे नहीं पता, एक रिवर नाइल पे है, बट शायद नाइल डैम नाम है, यही होगा, बट है रिवर नाइल के ऊपर। दैट्स व्हाट आई वाज रेफरिंग। अच्छा, आप देख रहे हैं सवाल किस पे आते हैं? इश्यूज तो बहुत, जैसे हमने याद हो अगर आपको, इंडियन ओशन में पढ़ा था कि जी इंडियन ओशन के अंदर जो है वो पायरेट्स का इशू भी है, टेररिज्म का भी है, यमन का भी है, दिस एंड दैट, वो बहुत सारे इश्यूज थे। बट क्वेश्चन ऑब्वियसली हमें देखना पड़ता है कि उनमें मेजर डेवलपमेंट्स किस पे हो रही हैं, और करंट अफेयर्स में सवाल इश्यूज उन पे आता है जिन पे रिसेंटली कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हो। यू हैव टू सी द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, कोई वाकया हुआ हो, कोई सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट हुआ हो, वार लाइक सिनेरियो बना हो, क्राइसिस बना हो, या कोई मेजर ट्रीटी हुई हो, एग्रीमेंट हुआ हो, या इस तरह की कोई चीज हो, तो मेजर डेवलपमेंट हो तो फिर सवाल आता है। मेरा आपसे सवाल है पैलेस्टाइन से रिलेटेड, इज देयर एनी मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर? इस साल या पिछले साल क्या हुई थी कायनात? व्हाट हैपेंड? आप लोग जो यस कह रहे हैं, यस हुज़ैफा, ट्रम्प्स पीस प्लान ऑन पैलेस्टाइन, द पीस डील ऑफ द सेंचुरी जिसको हुज़ैफा कहा गया एग्जैक्टली, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दैट हैपेंड दिस ईयर। पीस टू प्रॉस्पेरिटी उसका पूरा नाम है, हमजा ने बिल्कुल ठीक कहा। सो पीस डील इज द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट दैट हैपेंड इन 2019। उसका एक पार्ट 2019 में अनाउंस किया गया, एक 2020 में अनाउंस किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट। ईरान, तो ये पढ़ रहे, इसको हम पढ़ेंगे। ईरान की कॉन्फ्लिक्ट्स, ईरान की कॉन्फ्लिक्ट ऑन सऊदी अरेबिया एंड यूएस, क्या कोई मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है इससे रिलेटेड? यस, जनरल सलमानी का मर्डर एक पर्सन का मर्डर है, बट इसके पीछे ब्रॉड आइडिया जिसकी मैं बात करूं तो दैट इज द इश्यू ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान।
न्यूक्लियर इशू ऑफ ईरान। यस, सैंक्शंस की बात की, सुलेमानी का जो मर्डर है, ये इसके पीछे जो ब्रॉड कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ईरान का न्यूक्लियर इशू है जिससे ट्रंप ने विड्रॉ किया। अब विड्रॉ भी पहले कर लिया, 2018 में कर लिया, इसलिए उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो विड्रॉल पे नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली उस विड्रॉल के कंसिक्वेंसेस के नतीजे में फिर एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी तरफ इशारा आप लोग कर रहे हैं। और उस एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी डेवलपमेंट है। जनरल सुलेमानी का मर्डर है, सऊदी अरेबिया की ऑयल इंडस्ट्रीज पे जो हमला हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर जो क्लैश हुआ, ईरान, ये जो अभी बरका ने लिखा, सऊदी अरेबिया इज मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर ऑप्शन, वो डेवलपमेंट हो रही है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट्स दैट आर अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ यूएस विड्रॉल फ्रॉम ईरान्स न्यूक्लियर डील। तो ईरान का जो न्यूक्लियर इशू है और उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं खासकर मिडिल ईस्ट के लिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। So we will discuss that too. यमन में anything significant that have happened in the last couple of years? जी बदर, उसी के हवाले से वो सारी न्यूक्लियर इशू पे डिबेट हो रही है। एक वोटिंग अभी हो चुकी है जो आप लोगों ने देखी होगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, एक वोटिंग अगले वीक में दोबारा होगी। वोटिंग तो नहीं होगी, स्नैपबैक का जिक्र किया यूसरा ने, स्नैपबैक वाला पॉइंट आ जाएगा और फिर वो मजीद इश्यूज ये एस्केलेट होगा अगले चंद महीनों में, आप देखेंगे इसको। यस, स्नैपबैक पॉलिसी के ऊपर ट्रू। यमन में कुछ स्पेशल हाउदी रेबल्स अटैक द सऊदी ऑयल फील्ड्स, अटेम्प्टेड टू अटैक द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूएई। मशहूद अगेन, जो सऊदी ऑयल फील्ड पे हमला हुआ था, हाउदीज ने कहा हमने किया, सऊदी अरेबिया ने क्या कहा, किसने किया था? सऊदीज ब्लेम्ड हूं? ईरान। सो इसके पीछे भी इशू क्या है? ईरान का इशू है, डायरेक्ट यमन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यमन के अंदर पिछले 2-3 सालों में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आई। एग्जैक्टली सीरिया के अंदर एनी मेजर चेंज इन द लास्ट ईयर और सो? पिछले 1-2 साल में कोई मेजर चेंज आई हो? बशर असद साहब का तख्ता उलट गया हो, उन्होंने सुसाइड कर लिया हो, कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। लीबिया के अंदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बट ऊपर वाला पॉइंट वही वाला पॉइंट है दैट लीबिया इज इन द नॉर्थ अफ्रीका, वो कोर मिडिल ईस्ट में नहीं आता, इसलिए लीबिया को हम इग्नोर करते हैं। लेबनान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है जी। ये जो हुआ भी था ये ब्लास्ट था, इसको अटैक नहीं कहा जाता ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने नहीं कहा तो हम कैसे कह सकते हैं बेरूत को। तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि इट वाज जो एमुनेशन था या जो भी था दैट एक्सप्लोडेड, और ऑब्वियसली हम उसको नहीं कहेंगे। अगेन मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या कहें, उन्होंने कहा तो इसलिए हम लेट्स। बरका ने कहा अटैक ही था, मानते नहीं। बरका वो नहीं मानते ना, फिर हम भी नहीं मानेंगे, जो वो कहेंगे हम उसी की बात सुनेंगे। यूएई इजराइल, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम कैसे, लेबनान प्रोटेस्ट एक डोमेस्टिक मैटर है, इट्स अ डोमेस्टिक मैटर। डोमेस्टिक मैटर पे सवाल नहीं आता, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में आता है। देखिए इसका ना आप ध्यान रखिएगा, आपको मैंने शुरू में कहा था कि दुनिया के सिर्फ एक मुल्क के डोमेस्टिक इश्यूज हमारे कोर्स में है और वो है पाकिस्तान। बाकी किसी मुल्क के डोमेस्टिक इश्यूज हमारे से रेलेवेंट नहीं है। Lebanon people are pushing towards Russia side, but no, not at all, not at all. Lebanon people are not on one page. वो डिफरेंट है, 3 ग्रुप्स हैं, शियाइट, सुन्नी एंड क्रिश्चियंस। दे ऑल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। शियाइट गो टू ईरान, सुन्नीज एंड क्रिश्चियंस गो टू फ्रांस। उनकी फ्रांस के साथ बहुत अटैचमेंट है, रशिया के साथ कोई भी करीब नहीं है। यूएई इजराइल, अच्छा बदल लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, न्यूज में लिखा होता है, बहुत सी चीजें लिखी होती है न्यूज के अंदर, बट आई एम गिविंग यू माय एनालिसिस। अच्छा अब यूएई इजराइल का, ऑनेस्टली स्पीकिंग यूएई इजराइल पे आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस के क्या इस पे 20 नंबर का सवाल आ सकता है? आई रियली डाउट, बट अगर आएगा भी, फर्ज करें हाइपोथेटिकली इफ इट कम्स अ क्वेश्चन, इवन देन इट विल बी लिंक्ड टू द ट्रम्प्स डील ऑफ द सेंचुरी, उसके साथ लिंक करेगा। बिकॉज अपेरेंटली अगर आप देखें यूएई ने ऑफिशियली क्या रीजन दी, ऑफिशियल रीजन जो उन्होंने दी, शहयार आपने जो कमेंट लिखा है इसको जरा प्लीज अगर पब्लिक कर दें, इंपॉर्टेंट कमेंट है आपका, जरा प्लीज इसको अगर कर दें पब्लिक। नो, जो रीजन दी यूएई ने, वो रीजन ये थी कि हम चाहते हैं इजराइल एनेक्सेशन ना करे। इजराइल एनेक्सेशन क्यों करना चाह रहा है? बिकॉज ट्रम्प के पीस प्लान में उसको अलाउ किया गया दैट इट कैन हैव 30% ऑफ द टेरिटरी।
तो ये डायरेक्टली लिंक करता है इस पीस प्लान के साथ। एक दूसरा, द यूएई डील हैज चेंज्ड द हिस्टोरिकल अरब पॉलिसी, जिसको मैं भी पढ़ाऊंगा, लैंड फॉर पीस पॉलिसी, जो ओस्लो कार्ड में थी, जिसको ट्रंप ने रिजेक्ट किया पीस प्लान में आके। ट्रंप रिजेक्टेड इट इन द पीस प्लान एंड यूएई एग्रीड विद दैट, और यहां पे लिंक करेगा। तीसरी चीज, यूएई ने इजराइल के साथ अटैचमेंट अपेरेंटली की पैलेस्टाइन की वजह से, बट मोस्टली पीपल से दैट एक्चुअली इट वाज डन, जो शायद आप वाला पॉइंट है, एक्चुअली इट वाज डन बिकॉज ऑफ एन एंटी ईरान अलायंस। जो आपने कहा ना, फॉर इयर्स दे हैव बीन, शायद आपने कहा कि वो डिप्लोमेट वो कर रहे थे बात, असल वजह जो है यूएई एंड अदर अरब स्टेट्स आर एंटी ईरान अलायंस बनाने के लिए दिस वाज बीइंग नेगोशिएटेड। एंटी सऊदी तो नहीं कहेंगे, बल्कि एंटी ईरान है सिर्फ। एंटी ईरान, देखिए यूएई, इजराइल, सऊदी अरेबिया, दे ऑल हैव एन वन कॉमन एनिमी। दे हैव जो जो ये बात करते हैं कि ये जो यूएई है, ये जो कहते हैं ईरान इज अ बिगर थ्रेट देन द इजराइलीज, ये यूएई के पुलिस चीफ भी कहते रहे हैं, उनके बहुत से लोग कहते हैं, अखबार कहते हैं दैट ईरान इज अ बिगर थ्रेट देन द इजराइल इटसेल्फ। सो somehow this UAE Israel is also linked with the Iranian problem। तो या तो इस पे अगर 20 नंबर का सवाल अलग आए तो भी डिबेट यहीं से होगी, और अगर 20 नंबर का सवाल ना आए यहाँ पे आए, उसके अंदर भी हम इसको जरूर लिखेंगे। सो somehow UAE Israel की जो डिस्कशन है, तो यू कैन एक्सपेक्ट इट ओवर हियर और सेपरेट। अगर सेपरेट आएगी फिर इन दोनों को मिलाकर ही आपको लिखना पड़ेगा। देयर इज नो इंटरनल डायमेंशन। अब यूएई और इजराइल में ताल्लुकात इसलिए नहीं हुए कि यूएई चाहता है, उसके पीछे जो है ब्रॉड आइडियाज हैं। अच्छा, एक आर्टिकल अपने पास नोट करें, दिस इज द बेस्ट आर्टिकल सो फार दैट आई हैव रेड ऑन दिस यूएई इजराइल, और इसका जो लिंक है इन सारे इश्यूज के साथ वो लिखा हुआ है। नोट करें अपने पास, आर्टिकल आज ही आया है मेरे ख्याल में। लेट मी, लिखें जी अपने पास, यस कायनात, दैट्स ट्रू। लिखें जी, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर है, अ जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक जस्ट हिट द मिड ईस्ट। ये 13 अगस्त को आया था आर्टिकल जी, 13 अगस्त को। अ जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक जस्ट हिट द मिड ईस्ट। ये थॉमस फ्रीडमैन है, उनका आर्टिकल है, और ये लिखा गया था अगस्त 13 को। इज इट क्लियर? कोई बंदा शेयर भी कर सकता है यहाँ पे लिंक। एंड दिस आर्टिकल इज सच अ गुड एन आर्टिकल के और भी आर्टिकल्स हैं। अच्छा, एक आर्टिकल और भी लिख लें अपने पास, चलें आप, अगर एक आर्टिकल और लिख लें। वो भी अच्छा आर्टिकल है, बट फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल है जी। थैंक यू सो मच सनान, थैंक यू सो मच। एक आर्टिकल है फॉरेन पॉलिसी का, नॉर्मलाइजेशन डील बिटवीन इजराइल एंड यूएई। नॉर्मलाइजेशन डील, थैंक यू बरका अगेन। नॉर्मलाइजेशन डील बिटवीन इजराइल एंड यूएई signals a shift in the region. It was published by Foreign Policy on 14th August. Okay, let's move जी, हम जरा इससे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बरका, थैंक यू सो मच, थैंक यू हमजा। रीडिंग आ गई जी आपके पास। दीज आर टू इंपॉर्टेंट वन। पहला आर्टिकल ज्यादा ब्रॉड है, ब्रॉड इन द सेंस दैट वो उसका लिंक बनता है इजराइल के सॉरी जो पहला आर्टिकल क्या हो गया मेरे गले ओके जो पहला आर्टिकल है दैट इज लिंक्ड विद द ब्रॉडर डिबेट्स, इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसका लिंक है यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसका लिंक है
पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के साथ, इट इज सच अ गुड आर्टिकल कि शायद उसकी लैंग्वेज जो है ना, उसमें से टर्म्स आपने जरूर पिक एंड चूज करनी है और पेपर में लिखनी है, प्लीज जरूर पिक एंड चूज करनी है. देयर इट यूजेस सम वेरी ब्यूटीफुल फ्रेजेस एंड टर्म्स. ओके जी, वर्कर ठीक है, थैंक यू जी. चलते हैं आगे पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे. लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट. पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे चलते हैं और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यूएई वाला पॉइंट, इसके अंदर करेंगे, अलग से नहीं करेंगे, इसी के अंदर डिस्कशन करेंगे. अच्छा इस पे जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आ सकता है वो है ट्रम्प्स पीस प्लान, या जिसको हम डील ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं, और ट्रम्प का पीस प्लान भी कहते हैं. नाउ ये डील, इसका जो असल नाम है, जो ओरिजिनल नेम ऑफ इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है फ्रॉम पीस टू प्रॉस्पेरिटी, कुछ इस तरह का नाम है. कोई आप में से देख लीजिएगा, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, अ प्लान फॉर द अ प्लान टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पैलेस्टाइन एंड इजराइल, कुछ इस तरह का उसका नाम है. अ प्लान टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पैलेस्टाइन एंड इजराइल, कुछ कंप्लीट सा लंबा सा नाम है उसका. बट इट स्टार्ट विद पीस टू प्रॉस्पेरिटी एंड आगे उसका एक यस सॉरी आगे जी हमजा, थैंक यू. A vision to improve the lives of Palestinian and Israeli people. Thank you, Hamza. This is the official title of the plan, जी. But जो title है उसको कहा जाता है, this one is. खाजा ने पूछा जी, the foreign policy article makes no mention of the Zionism. No article mention the Zionism, because most of the articles are written in the West, and the West is rarely likely to talk about the Zionism at all. Do we leave it out of our paper as well? I feel it's practically impossible to understand the current Middle East situation without that. हाजा असल में ना प्रॉब्लम ये है कि अब ज़ायनिज़्म तो है, ये तो नो डाउट ऑन दिस वन, बट क्या उस ज़ायनिज़्म की टेंटिकल्स क्या हैं, उसकी ब्रॉड यानी काइंड ऑफ कंटूर्स क्या हैं डिबेट के, वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है. एज लॉन्ग एज यू डू नॉट गो डीप इनटू ज़ायनिज़्म, दैट्स फाइन इन योर आंसर. बट इफ यू गो डीप इनटू दैट, तो फिर यू कैन एंटर इनटू टेरेन जिस पे एग्जामिनर शायद आपसे डिसएग्री करना शुरू कर दे, एंड ही माइट कंसीडर योर आर्गुमेंट एज अ कंस्पिरेसी थ्योरी एंड नॉट अ फैक्चुअल एनालिसिस. तो उसमें एक लिमिटेड बात करेंगे ज़ायनिज़्म पे, आप कर सकते हैं लिमिटेड तक, बट डीप नहीं जाना आपने, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना. खाजा ईसा, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. एक बुक है पूरी, आप में से आईआर जो बच्चे रखेंगे वो एक बंदे का नाम सुनेंगे, जॉन मीर शाइमर. मीर शाइमर की एक बुक है, सॉफ्ट में मिल जाती है, गूगल से आप पढ़ सकते हैं, जो खाजा आपने बात की इसी पॉइंट के ऊपर, और वो है द इजराइल लॉबी एंड द यूएस फॉरेन पॉलिसी. ये अमेरिकन स्कॉलर्स ने लिखी है और वेल नोन स्कॉलर हैं, बड़े वेल नोन थियरिस्ट हैं. उन्होंने कहा है कि जी द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी, उसका क्या रोल है वहां पे. देयर इज नो डाउट उनकी डीप रूटेड है. बट खाजा अगेन क्वेश्चन उस एंगल में नहीं आएगा. क्वेश्चन आपसे पूछेगा डील ऑफ द सेंचुरी, और डील ऑफ सेंचुरी के साथ बात करेगा कि वो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी. उसके अंदर एक रेफरेंस तो दिया जा सकता है इन चीजों का, बट डिटेल से नहीं दिया जा सकता. यू कैन गो डीप इनटू दैट अगेन, बिकॉज वो क्वेश्चन उस पर नहीं होगा. बट क्योंकि वो इसमें ना खाजा, मैं चूँकि टीचर्स को जानता हूँ, हमारी जो फैकल्टी होती है मोस्टली, लेकिन आपने एग्जाम पास करना होता है, और फैकल्टी जो जिस तरह एकेडमिया है हमारी, वो डिवाइडेड है ऑन इन दीज इश्यूज. और कुछ लोग इसको कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, कुछ लोग इसको फैक्चुअल मानते हैं. तो आपको नहीं पता आपका पेपर किसके पास जाएगा. सो लेट्स बी सेफ एंड राइट अ बिट ऑफ इट, बट डू नॉट फोकस टू मच ऑन इट. तो जो पसंद करता होगा वो भी खुश हो जाएगा, और जो नहीं पसंद करता होगा वो नाराज भी नहीं होगा, तो चला जाएगा सर. खाजा ईसा, उसका नाम है द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी. द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी, जॉन मीर शाइमर. मीर शाइमर है, न्यू रियलिस्ट है,
उनकी वैसे भी और भी बड़ी किताबें IR में पढ़ेंगे बच्चे, बट ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से इम्पोर्टेंट किताब। ओके, लेट्स गो जी। वेलकम ख्वाजा। ज़ायनिज़्म इज द आइडिया ऑफ Jewish यूनिटी। ये जिस तरह मुनीसा पाकिस्तान, ये हम कहते हैं पैन इस्लामिज्म, पॉलिटिकल इस्लाम, इट्स अ पॉलिटिकल जुडाइज्म। ज्यूज की जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसको हम कहते हैं ज्यूश नेशनलिज्म कह लें। जिस हमारा यूनिटी ऑफ मुस्लिम की बात की जाती है, यूनिटी ऑफ ज्यूज की बात की जाती है। अब क्वेश्चन जो है मोस्ट लाइकली जी, इट इज द डील एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर मिडिल ईस्ट। ये दो मेन एंगल है जिस पे सवाल आ सकते हैं। व्हाट इज द डील एंड व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस डील? इज इट क्लियर? इट्स सिंपल। इस सेंस में इंप्लीकेशंस क्या होंगे? और वैसे बाय द वे इसकी एक इंप्लीकेशन यूएई और इजराइल की जो 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 है ये इस पॉइंट पे भी आ रही है, ये जो इनके रिलेशनशिप है। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, सो आई वुड लाइक टू गिव अ बैकग्राउंड। थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। पेपर में बैकग्राउंड इस तरह से नहीं लिखना, इसमें से चीजें पिक एंड चूज करनी है। वो कैसे पिक एंड चूज करनी है उसमें मैं बाद में आऊंगा, बट बैकग्राउंड में जरूर दूंगा ताकि जिन बच्चों को नहीं पता बैकग्राउंड का वो जरा प्लीज क्लियर हो जाए। हमारी क्लास 10:45 तक है। ओके, लेकिन पेपर में एज इट इज सारा बैकग्राउंड ना लिखिएगा प्लीज, मैं फिर रिपीट करूँ। ओके, इशू जब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ओरिजिन क्या है इस इशू की, तो मेरा पहला जुमला होता है दिस इशू ओरिजिनेटेड। इसकी जो ओरिजिन है दैट स्टार्टेड व्हेन द गॉड आस्क्ड मोसेस टू टेक हिज पीपल आउटसाइड पैलेस्टाइन। जब पैलेस्टीनियंस को कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाएं और मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाए कि आप निकल जाएं, इजिप्ट कहने चले। उस वक्त इजिप्ट जो है बड़ा ब्रॉड टर्म थी, बट वहाँ से कहा गया पैलेस्टाइन से कि आप निकल जाएं। तो और फिर ज्यूज कहते हैं जब हमें निकाला गया वहाँ से, क्योंकि दे वर द पीपल, और ज्यूज कहते हैं जब हमें निकाला गया वहाँ से, खुदा के हुक्म से वहाँ से निकले थे, तो गॉड हैज प्रॉमिस्ड द मोसेस दैट यू विल बी अलाउड टू रिटर्न टू दिस लैंड। आप अभी मसलियत के तहत चले जाएं यहाँ से और फिर हम आपको वापस बुलाएंगे एक दिन। यू बी अलाउड टू रिटर्न सम डे बैक। तो इजराइलीज कहते हैं, ज्यूज कहते हैं पार्टिकुलरली, वो कहते हैं दिस पैलेस्टाइन इज द प्रॉमिस्ड लैंड। प्रॉमिस्ड लैंड यानी वो लैंड है जिसका वादा अल्लाह ने किया है, खुदा ने किया है उनके साथ कि उनको वापस बुलाया जाएगा। और उसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं, मैंने तो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा बट वो एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं जी कुरान में इसका जिक्र है, वो कहते हैं बाइबल में इसका जिक्र है। दे कॉल गिव डिफरेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट एज एन एग्जाम्पल। तो दिस इज काइंड ऑफ, खैर नहीं हो, ये तो हिस्ट्री की वजह से बात कर ली, लेकिन प्रॉमिस्ड लैंड का टर्म लाजमी याद रखिएगा। इजराइल क्यों पैलेस्टीनियन टेरिटरी कहता है? बिकॉज दे कॉल इट द प्रॉमिस्ड लैंड। और जो प्रॉमिस्ड लैंड यानी वो लैंड जिसका प्रॉमिस किया था, खुदा ने उनसे वादा किया था, बिकॉज दे वर द नेटिव्स एंड दे वर आस्क्ड टू लीव बाय गॉड एंड दे आर अलाउड टू रिटर्न नाउ। अब वो वापस हो जाते हैं। एक तो ब्रॉड आइडिया। खैर नहीं हो, द करंट इशू इट स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर वन। वी नो दैट वर्ल्ड वॉर वन से थोड़ा पहले 1890s के अंदर Jews started gradually returning to Palestine. वो वापस आना शुरू हुए। Why particularly 1890s? Because 1890s के अंदर they got some leaders जैसे थियोडर हर्जल हैं, बहुत सारे और लीडर्स थे। वो जो डिफरेंट Jewish leaders थे, they started providing financial and logistical support to Jews who want to return to Palestine. जो पैलेस्टाइन आना चाहते हैं तो वहाँ से वो आ सकते हैं। इस मकसद के लिए जो ज्यूश लीडर्स थे उन्होंने उनको प्रमोट करना शुरू किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दे आस्क्ड देम टू रिटर्न। फाइनेंस देते थे, लॉजिस्टिकल हेल्प देते थे। ऑटोमन एम्पायर थी उस वक्त पैलेस्टाइन के ऊपर, बट स्टिल ज्यूज वर अलाउड टू रिटर्न। एनीहो, लेटर ऑन आगे अगर हम चलते हैं तो वर्ल्ड वॉर, बट ऑटोमन एम्पायर वाज टू वीक। जब वर्ल्ड वॉर वन होती है तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की जिसको हम कहते हैं बेल्फोर। बेल्फोर डिक्लेरेशन वाज गिवन बाय और अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड वॉर वन। और ड्यूरिंग दैट वॉर
under this policy, they said that Britain accepts the right of Jews. 26 नहीं है बल्कि 1916 होगा, 16 है या 17 है, 26 नहीं है. In this Balfour Declaration, the UK government these Jewish people around the world, they must be allowed to return to Palestine, and they have the right to have a state in Palestine. So Balfour Declaration में बड़ा clearly कहा गया that Jews का हक है, they have a historical right कि वो अलग मुल्क बनाए in Palestine, फलस्तीन के अंदर. उनका right हम accept करते हैं. They have a right to have it. मुसलमानों का है या नहीं है, but इस Jews का है, ये उन्होंने कहा. हालांकि उस वक्त तक वो टेरिटरी उनके कब्जे में नहीं थी. बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द वॉर, जब 1918 में वॉर खत्म हुई, जब वॉर खत्म हुई 1918 के अंदर, तो उस वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड, और ऑटोमन एम्पायर की जो टेरिटरीज थी, खासकर जो मिडिल ईस्ट की टेरिटरीज थी, ये सऊदी अरेबिया और इराक और यूएई और लेबनान और ये सारी जो टेरिटरीज थी, दे वर गिवन अंडर द टू कंट्रोल्स. और वो जो दो कंट्रोल्स थे, कुछ टेरिटरीज दे दी गई फ्रांस के कंट्रोल में, जैसे लेबनान है, जैसे सीरिया है, लेकिन सम ऑफ द टेरिटरीज वर गिवन टू द ब्रिटिशर्स. जो करंट पैलेस्टाइन, इजराइल टेरिटरी और जॉर्डन वगैरह हैं, दे वर गिवन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी कंट्रोल. ऊपर का नाते 1914 से 1948 लिखा. इट वाज नॉट 1914, इट वाज 1918 टू 1948. 1918 में जब वॉर खत्म हुई, तो सिंस देन दिस टेरिटरी वाज गिवन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. 1920 में जब लीग ऑफ नेशंस बनी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ब्रिटेन इन टेरिटरीज को मैनेज करेगा, टेम्परेरी मैनेज करेगा. इसको हम कहते हैं, लफ्ज यूज करते हैं, मैंडेटेड टेरिटरीज. ये टेरिटरीज मैंडेट दिया गया उसका ब्रिटेन को कि आप इसको टेम्परेरीली मैनेज करेंगे, संभालेंगे. ब्रिटिश ने उसको मैनेज करना शुरू किया, और ब्रिटिश पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि हमें लगता है, they said that we have a policy that इस रीजन के अंदर एक ज्यूइश स्टेट होनी चाहिए, पहले ही बता चुके थे. अब जब वो पावर में आ गए, तो ऑटोमेटिकली दे स्टार्टेड एनकरेजिंग ज्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू सेटल इन पैलेस्टाइन. उन्होंने एनकरेज किया कि आप आए, यहाँ पे रहें. खैर वो 1920s 30s 40s में वो एनकरेज करते रहे कि यहाँ पे आए. उनके एनकरेज करने के बाद एक तो ज्यूज चाह रहे थे हम यहाँ पे आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहती थी आ जाएं. इशू एडिशनल ये बना दैट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वहाँ पे उन्होंने जो हिटलर है और जो मुसोलिनी थे, और वो जो हिटलर और मुसोलिनी थे, दे आल्सो स्टार्टेड हॉलोकॉस्ट एंड ऑल दैट. खासकर हिटलर ने, और जब हॉलोकॉस्ट की थी स्टूडेंट्स ने, वहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, हिटलर ने, तो Jews were massacred in Europe, and they again, out of fear of persecution, they started migrating towards Palestine. So Holocaust, British government and Jewish या Zionist जिनको हम कहते हैं, they all actually created the increased migration of Jews from around the world towards Palestine. When this was happening, so automatically the number of Jews have significantly increased over there in Palestine. 19 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई 1945 में, और ब्रिटेन को लगा that it is too weak and it is unable to, yes, Holocaust survivors, Holocaust, those who wanted to leave because of Holocaust and all that. Now वर्ल्ड वॉर 1 2 के बाद ब्रिटेन को लगा that it is too weak and it can't manage these territories. अब मिसाल के तौर पर आपको पता है, हम इंडिया पाकिस्तान वाले भी इंडिपेंडेंट हो गए. ब्रिटेन ने कहा हम आपको नहीं संभाल सकते, आप आज़ाद हो, आप जाने, आपके काम जाने. दे स्टार्टेड लिविंग अस ऑल अलोन. तो जो मैंडेटेड टेरिटरीज थी, ये पैलेस्टीनियन लैंड वगैरह की, ब्रिटेन ने देन 1947 में यूएन में एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट की, और उसमें उन्होंने कहा दैट वी आर नो लॉन्गर एबल टू मैनेज दिस टेरिटरी. अब हमसे ये चीज़ें नहीं संभाली जाती. अब जब चीज़ें नहीं संभाली जाती, 47 में जब ये लेकर गए यूएन के अंदर, तो यूएन को कहा उन्होंने दैट हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम जब जाएं तो यू मस्ट क्रिएट 2 states ओवर हेयर. 2 states इस्टेब्लिश कर लें इस टेरिटरी के अंदर. पार्टीशन प्लान इसको कहते हैं. पार्टीशन प्लान दैट वाज अप्रूव्ड इन 1948.
जब पार्टीशन प्लान 48 में अप्रूव हुआ, 47 में लेकर गए, 48 में प्लान अप्रूव हुआ, और उस प्लान के अंदर कहा गया कि ये टेरिटरी है उसके अंदर 2 स्टेट बनेंगी। देयर बी 2 स्टेट्स, वन फॉर ज्यूज, वन फॉर मुस्लिम्स, वन फॉर ज्यूज, वन फॉर मुस्लिम्स। ये रेजोल्यूशन पास की गई, इसको हम कहते हैं पार्टीशन प्लान। और इसी को कहा जाता है 2 स्टेट सोल्यूशन। पार्टीशन प्लान को ही कहा जाता है 2 स्टेट सोल्यूशन के 2 स्टेट बनेगी, एक पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के लिए, एक ज्यूज के लिए, 2 स्टेट बनने चाहिए। व्हेन दिस रेजोल्यूशन वाज पास, तो रेजोल्यूशन तो पास हुई, बट प्रॉब्लम ये था दैट द अरब लीग, जो अरब स्टेट्स का एक ग्रुप था जो 1945 में बना था, द अरब्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट एंड दे called this resolution and this UN decision unlawful and unacceptable. This Arab League's rejection of the partition plan or 2-state solution created problems. क्या प्रॉब्लम बने? Because Jews ने कहा if Arabs are not willing to accept our state, then we are going to announce our statehood unilaterally. तो Jews ने 1948 में अपने आप को सेपरेटली इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। मैं इस पॉइंट को एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं, ये पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हेन यूएन सेड देयर मस्ट बी 2 स्टेट्स, 2 स्टेट होनी चाहिए, पार्टीशन होनी चाहिए, लेकिन अरब लीग जो अरब्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इट रिजेक्टेड दिस प्लान saying that Palestinian territory only belongs to Muslim and no Jewish state is acceptable here. कोई अरब Jewish state हमें acceptable नहीं है. We do not accept that. But the Jews then said, fine, if you don't accept the UN plan, then they announced the creation of a Jewish state for themselves unilaterally. आप ना माने, हम अपने आप को स्टेट मानते हैं, we declare ourselves to be a state, हम अपने आप की स्टेट की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं, whether you accept it or not, we don't care about that. So Jews declared in 1948 the state of Israel. A Jewish state of Israel was established in 1948. Arabs ने जब देखा that Israel has been created, Jews have created a state, the Arabs declared war on Israel. Not all, जिनमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, these are key states that led war against the Israelis. उस वॉर में पहली वॉर हुई, फर्स्ट वॉर हुई 1948, and in this war Arabs wanted to defeat the Israel and destroy it, but the problem was that Arabs were not only defeated, Israel not only managed to defend itself, but Israel instead occupied territories, more territories in Palestine. Khaja Isan ne pucha, they declared independence from British mandate or Palestine. Obviously जी, British mandate से Palestine तो state था ही नहीं. Arabs, British ने तो कह दिया था कि 2 स्टेट बनेंगी, but Israel declared itself as simply. So 1948 में the Israelis captured a lot of territories in Palestine. Palestine की जो territories थी, they were occupied by the Israelis in 1948. And they expanded the boundaries of Israel. 48 में जब डिक्लेयर की गई थी तो कम टेरिटरी थी, बट वार के दौरान मजीद टेरिटरी ऑक्यूपाई की, दे एक्सपेंडेड द टेरिटरी. अच्छा, जब उन्होंने टेरिटरी एक्सपेंड की, अब ये पॉइंट गौर से सुनिएगा, बल्कि चलिए आगे आते हैं उसमें, टेरिटरी एक्सपेंड कर दी, ये पॉइंट. सिंस देन द अरब इजरायली राइवलरीज कंटिन्यूड. जब वो राइवलरी चलती रही थी तो उसी दौरान फिर 1964 के अंदर, in 1964 the Arab League established PLO. Arab League ने बना दी PLO. PLO was a militant organization which stands for Palestinian Liberation Organization. Palestinian Liberation Organization was established in 1964 by the Arab League, और पर्पस ये था
that this PLO must fight the Israelis for its own rights. अरब ने कहा हम तो लड़ते हैं, हम तो आपके साथ हैं, बट आप खुद भी तो लड़े ना, you should fight for yourself too. And this PLO was established by the Arab League as a militant group to fight against the Israelis. और PLO लड़ती रही. अब मैं PLO पे थोड़ी देर बाद में आऊंगा वापस. 1967 Arab states started making second attempt on Israel. They led the second war against Israel, and in this war, the second war of Arabs with Israel, again Israel not only defended itself, Israel in fact captured more territories of attacking states. 6 days war भी कहते हैं yes इसको. कौन सी टेरिटरी पे कब्जा किया? 67 की वार बहुत इंपॉर्टेंट है जी. इजराइल कैप्चर्ड गोलान हाइट्स, इजराइल कैप्चर्ड यरूशलेम. ये दो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज हैं जो कब्जा की गई. यरूशलेम का तो हम सबको पता है कैपिटल है. गोलान हाइट्स इज द माउंटेनियस रीजन इन द नॉर्थ ऑफ इजराइल बॉर्डरिंग विद लेबनान एंड सीरिया. लेबनान और सीरिया के साथ माउंटेन रीजन है, जियो स्ट्रेटेजिक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इजराइल के हवाले से. लेबनान के और सीरिया के साथ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है वो रीजन, गोलान हाइट्स. थैंक यू मशहूद, आपने स्पेलिंग लिखती है, थैंक यू. सो ये 67 की वार में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई. यरूशलेम में कब्जा कर लिया. उससे पहले यरूशलेम जो है ईस्ट यरूशलेम, दैट वाज अंडर द जॉर्डेनियन कंट्रोल. इजराइल ने कब्जा कर लिया उसके. देन इन 1973 Arab states made the third and the last attempt to attack Israel. 1973 में they attacked and captured, attempted to capture Israel. But Israel again not only defended itself, Israel ने न सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया बल्कि it started capturing more territories. हर दफा अरब मुल्क हमला करते थे इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और वो कब्जा खुद हो जाते थे. एक रात यही स्पेलिंग्स होंगे. थैंक यू, मुझे स्पेलिंग्स की नहीं आते. थैंक यू फॉर स्पेलिंग्स. अच्छा, 1973 में क्या टेरिटरीज कब्जा की? दे कैप्चर्ड द सिनाई पेनिनसुला, जो सिनाई का रीजन है, सिनाई डेजर्ट है इजिप्ट का, और जो पैलेस्टाइन के दरमियान का जो ये टेरिटरी है सारी की सारी रेड सी के साथ, दैट वाज कैप्चर्ड. यम किपुर वॉर कहते हैं इसको, दैट्स ट्रू. ये बेसिकली पीस, ये डिस्कशंस होती हैं जी. ये सारी मेजर वॉर्स हैं जो लड़ी गई. यस, इकरा ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज saying the truth that I don't know the spellings. मुझे भूल जाती हैं चीजें. अक्टूबर वॉर, there were lots of conflicts, you know. ये मेजर वॉर्स थी जो अरब्स ने लड़ी इजराइल के साथ, एंड ईच टाइम दे वर नॉट ओनली डिफीटेड, दे लॉस्ट देयर ओन टेरिटरीज टू. उनकी अपनी टेरिटरीज भी लूज करनी पड़ी. एंड फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स most of the Arab states refused to fight anymore against the Israelis. और यहाँ पे आके फिर पहली दफा Arab states started realizing they can't defeat Israel and let's make peace with Israel. अब peace की बात जब की गई तो पहली स्टेट जिसने peace agreement किया इजराइल के साथ, that was Egypt. Egypt signed the first agreement with the Israelis, और जिसको कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं. एंड इन द कैंप डेविड अकॉर्ड ऑफ 1978 द इजिप्ट रिकॉग्नाइज्ड इजराइल. इट वाज रूल्ड बाय अनवर सादात. अनवर सादात ने ये एग्रीमेंट साइन किया और कुछ महीनों के बाद ही वाज किल्ड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट. उसको मार दिया गया वहां पे जाके बिकॉज ऑफ दिस डील. अनवर सादात साहब. सो कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुई जी, जिसमें इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट अरब स्टेट टू रिकॉग्नाइज इजराइल. Now, this was the beginning of the important issues. और फिर यहाँ से इशू बनना शुरू हुआ आगे onwards. और वो क्या इशू था? अब जब अरब स्टेट्स न्यूट्रलाइजिंग, फिर 1994 में जाके जॉर्डन ने रिकॉग्नाइज कर दिया. When Arabs refused to fight, तो PLO said we will continue to fight Israel. वो कहा हम लड़ते रहेंगे. PLO ने 1960 से लड़ाई शुरू की, अरब स्टेट के साथ मिलकर लड़ते रहे, बट 1970s के बाद दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स. बट इन द लेट 80s PLO आल्सो रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट द इजराइल, कि वो इजराइल के साथ लड़ नहीं सकती. इट विल नॉट बी एबल टू फाइट
फाइट अगेंस्ट द इजराइलीज अलोन। जब स्टेट्स डिफीट हो गई तो पीएलओ कैसे जीत सकती है? दे रियलाइज्ड इट सून आफ्टरवर्ड्स। स्टेट्स ने साथ छोड़ दिया तो पीएलओ अकेला कैसे लड़े? दैट वाज द लेट 1980s, 87 प्रिसाइजली। नाउ 1993 में then PLO made peace with Israel in the famous Oslo Accords. In the Oslo Agreement, the PLO signed a peace agreement with Israel, और PLO ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। और इस एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ओस्लो का जिक्र बार बार आएगा मेरे लेक्चर के अंदर बाद में। ओस्लो अकॉर्ड में 2 स्टेट सोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड। 2 स्टेट सोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड, और वो 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है? अब पहले पीएलओ ने कहा देयर वी रिकॉग्नाइज द इजरायली स्टेट, इजरायली स्टेट है, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इजराइल ने कहा वी एक्सेप्ट द राइट ऑफ पैलेस्टीनियंस टू हैव अ स्टेट। अब जरा लफ्ज गौर से सुनिएगा प्लीज। पीएलओ इजराइल ने कहा कि पैलेस्टीनियंस का राइट है स्टेट का, स्टेट नहीं मान रहे अभी नहीं मान रहे, बट उनका राइट है फॉर अ स्टेट, ये मानते हैं। और पैलेस्टीनियंस ने कहा हम इजराइल की स्टेट को मानते हैं। अच्छा, अगर इजराइल पैलेस्टीनियन स्टेट का राइट मानता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे अभी स्टेट नहीं है, बट स्टेट बन सकती है, वहां पे पैलेस्टीनियंस का राइट है स्टेट का। और पीएलओ को नाम चेंज करके दे दिया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से नाम चेंज करके बन गया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। आज भी आप लोग सुने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कहते हैं उसको। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। ये गवर्नमेंट नहीं कहलाती, बिकॉज गवर्नमेंट होती है स्टेट की, ये स्टेट नहीं है, ये मुल्क नहीं है, इट्स एन अथॉरिटी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। और उसके बदले में पीएलओ ने प्रॉमिस किया कि जी हम लड़ेंगे नहीं इजराइल से, हम आप। अच्छा, फौरन क्यों नहीं माना? अगला सवाल आपका हो सकता है कि इजराइल ने फौरन क्यों नहीं माना पीएलओ को कि आप स्टेट हैं, पैलेस्टाइन स्टेट बन गई, हम स्टेट बन गए। तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा जी कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, अगर वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम पैलेस्टाइन को स्टेट मान लेंगे, बट वो इश्यूज रिजॉल्व होना पहले बाकी है। वो कौन से इश्यूज हैं वो ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली हम आज नहीं देख पाएंगे, उसके ऊपर मैं जरा बाद में आऊंगा, जब हम कल एक्चुअल प्लान देखेंगे उसके अंदर ये चीज आएगी। बट वो कंडीशंस जो थी उस पर हम बाद में आएंगे जाके। आई विल ट्राई कि मैं उसको आज लिस्ट बना दूं आपको, डिस्कस उनको मैं कल करूं, बिकॉज वो दोज रीजंस बिकॉज ऑफ विच वो इश्यूज जिनकी वजह से पीएलओ ने स्टेट फॉरन नहीं बनाई गई, पैलेस्टीनियन स्टेट फॉरन नहीं बनाई गई इन ओस्लो, वो कंडीशंस ही थी जिनके ऊपर, वो इश्यूज ही थे जिन पे ट्रंप ने पीस प्लान दिया। यहां पे एक आखिरी पॉइंट ओस्लो कार्ड में कहा गया दैट ये जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और टाइमलाइन दे दी गई 2000 की। बाय 2000 ऑल इश्यूज विल बी रिजॉल्व, और 2000 में फिर पीस अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा, इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली the Israeli state Palestinian state shall be created. The Palestinian state shall be created by 2000 तक Palestinian state बन जाएगी. This was the plan of the Oslo. Outstanding issues. हाँ जी सर, ये सवाल पे आखिर में मुझे जस्ट 5 मिनट दीजिएगा, मैं फिनिश कर लूँ, फिर आपके क्वेश्चन पे आऊंगा इसके ऊपर। अच्छा, अब वो इश्यूज मैं कह रहा हूँ मैं बाद में हाईलाइट करूंगा, बट हुआ ये कि बाय 2000 दोज इश्यूज रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड, वो रिजॉल्व नहीं हुए। डिफरेंट इश्यूज थे, टेरिटरी का इशू था, जेरूसलम का इशू था, रेफ्यूजीज का इशू था, पानी का इशू था, सिक्योरिटी का इशू था, डिफरेंट इश्यूज थे, और दे रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड। एंड व्हेन दे रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड बाय 2000, सो इजराइल रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट, ने कहा हम नहीं मानते आपको स्टेट। बट when Oslo failed, Oslo agreement तो हुआ, but the process of Oslo failed, then people started giving alternative options, multiple options और आना शुरू हुए, how to end the present conflict, how to resolve the conflict, how to bring peace there। और उनमें से आपने से 2 नाम में जरूर कहूंगा, एक है अरब प्रपोजल, अरब पीस प्लान कहते हैं, उन्होंने अपना दिया। फिर उसके बाद एक और प्लान बना क्वार्टेट का,
क्वार्टेट डिप्लोमेसी कहते हैं। क्वार्टेट वाज नॉट अ प्लान, क्वार्टेट वाज अ डिप्लोमेसी कि जी वी नीड टू सिट टुगेदर, 4 एक्टर्स बैठें और वो चारों मिलकर पैलेस्टीनियंस का मसला सॉल्व करने की कोशिश करें। इस क्वार्टेट, अरब प्रपोजल तो ऑब्वियसली अरब लीग की तरफ से आया था, लेकिन जो क्वार्टेट है दिस प्राइमरली केम फ्रॉम दी 4 स्टेट्स, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज भी वो रेलिवेंट है क्वार्टेट। बैरूत इनिशिएटिव, अरब प्रपोजल, मैंने इसलिए कहना था बहुत सारे थे, मैं 2 मेजर बता रहा हूँ सिर्फ, अरब प्रपोजल और क्वार्टेट। अरब प्रपोजल इज डेड, नहीं है, क्वार्टेट is still to some extent on cards. क्वार्टेट में 4 कौन से एक्टर्स थे? They were US, Russia, EU and UN. The quartet includes US, Russia, EU and UN. ये 4 जो है वो एक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे जी इस पीस प्लान के अंदर। एंड पैलेस्टीनियंस आज भी क्वार्टेट की बात करते हैं, बट अगेन इट्स नॉट सो इफेक्टिव, इट एग्जिस्ट बट नॉट सो इफेक्टिव। इन्हीं पीस प्लान्स में व्हेन नन ऑफ देम वाज वर्किंग, व्हेन नन ऑफ दिस प्लान वाज वर्किंग, तो यहां पे फिर ट्रंप जब पावर में आए तो व्हेन ही केम टू पावर, ही अनाउंस्ड दैट ही विल गिव अ प्रपोजल टू द पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसा प्रपोजल देंगे that would create a solution which will be a permanent solution to the problem and final solution to the problem, and it will end all the conflicts in the Middle East, and it will also bring peace in the Middle East. और peace होगा, कोई conflict नहीं होगा। This was the ultimate objective of the Trump's peace plan. So Trump peace plan को हम देखते हैं, अगर ओस्लो कामयाब हो जाता तो ट्रम्प का पीस प्लान ना होता। सो ओस्लो कार्ड की कंटिन्यूएशन के अंदर ही फिर ट्रम्प का पीस प्लान दिया गया, बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ओस्लो एंड ट्रम्प्स पीस प्लान। जब मैं ट्रम्प का पीस प्लान डिस्कस करूंगा तो उसके अंदर फिर मैं ओस्लो के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज उसका एनालिसिस बनता है कि हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल वेरिएशन। एक पॉइंट और बरका ने कहा व्हाट इज द रोल ऑफ हमास। अच्छा, कायनात, ठीक है, बैरूत इनिशिएटिव मुझे नहीं पता, सॉरी बरका, सॉरी कायनात, उसी को अरब प्रपोजल कहते हैं, दैट्स फाइन। बरका ने कहा जी व्हाट इज द रोल ऑफ हमास में, अभी आखिरी पॉइंट इस पे आ रहा हूँ। मैंने बताया कि जब अरब स्टेट्स पीएलओ बनी थी 1964 में, और जब अरब स्टेट्स पीछे हटी तो पीएलओ ने लड़ना शुरू किया। जब पीएलओ न्यूट्रलाइज हो रही थी 1980s में और 1993 में पीस अकॉर्ड कर लिया, तो फिर a new organization was created जिसको हमास कहते हैं। हमास का जो प्रपोजल था, हमास का जो आइडिया था, that was कि we do not accept the Israeli state, हम इजरायली स्टेट को नहीं मानते, they reject the Oslo Accord, they reject the 2-state solution, and they say only one state should be here, and that should be Palestinians. Jews have no right to sit here and live in this land. No Jewish state is acceptable to us. This is what Hamas is about. और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1986-87 में बनी थी, लिखिएगा नहीं पेपर में, बट अरब स्टेट्स ने बनाई थी और खासकर सऊदी अरेबिया ने बनाई थी, बिकॉज सऊदी अरेबिया बिकेम एंटी पीएलओ, तो उन्होंने बना दी इसको, हमास को। बट नाउ हमास इज बैक्ड बाय द इजरायलीज एंड ऑल दैट। ये सारी जो डिस्कशन है जी, सारी हिस्ट्री है। आई गेस मैंने कोशिश की इसको सम अप करने की, बट अगर कोई मेजर इशू रह गया हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। शहरियार, आई ब्रॉडली ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ, बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द 2 सिनेरियोज दैट यू आर टॉकिंग ऑफ। 2 सिनेरियोज जिनकी आप बात करें दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है, एक जगह पे माइग्रेटेड लोग हैं और एक जगह पे माइग्रेटेड लोग नहीं हैं, वो लोकल हैं। सो माइग्रेट करके बना के स्टेट बनाना और बात है, और जो लोग काफ़ी सदियों से यहाँ रह रहे हों उनकी बिना पे बनाना और बात है। बट ब्रॉडली मतलब इक्वेशन बनती है किसी हद तक। लास्ट पॉइंट को रिपीट करते हैं। मैंने कहा कि जो हमास है, इट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द 2-स्टेट सोल्यूशन। हमास नहीं एक्सेप्ट करती इसको, इजरायली स्टेट को, और हमास कहती है हम ओस्लो को नहीं मानते, हम 2-स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते, हम सिर्फ एक स्टेट को मानते हैं और वो पैलेस्टीनियन स्टेट होगी। हमास बैक पे इजरायली तो इरानियंस। बुक टू रीड हिस्ट्री का नॉट, do you really need to have a book to read the history? I don't think. Why Hamas was anti-PLO?
Hamas is an anti-PLO because Hamas चाहता है कि इजरायली स्टेट को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, लेकिन PLO ने रिकॉग्नाइज कर लिया था. That's the only difference. Was Hamas created in fear of Arafat's rising power? मशहूद नो, आप गूगल करिएगा एक डिटेल. Hamas was created because of इंतफादा 1. इंतफादा 1 हुई थी और उसके नतीजे में हमास बनी थी. उसकी डिटेल जरा पढ़ लीजिएगा पास्ट के. PLA still exists or Hamas? Yusra, thank you for asking a very good question. Palestinian PLA नहीं, PA, Palestinian Authority. Palestinian Authority controls the West Bank area of Palestinians and Hamas controls the Gaza area. दोनों के पास अलग अलग टेरिटरीज हैं. They are divided among themselves. आपस में सिविल वॉर भी होती रहती है. Sir, Iran is behind Hamas now, yes, but originally when it was created, it was Saudi Arabia that created. सुसन एक एग्जांपल देखनी हो तो आप गौर करिएगा, अगर हमास को ईरान बैक इतना ज्यादा कर रहा होता और सऊदी अरबिया ना कर रहा होता तो सऊदी अरबिया ने हमास का एग्रीमेंट करवाया हुआ है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ मक्का के अंदर. तो हमास वाले सऊदी अरबिया जाते रहते हैं. एक हिस्टोरिकल लिंक है सर. अब PANPNA पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी. इकरा मैंने वैसे PNA का नाम नहीं सुना, बट जहां तक मुझे थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है, शायद PNA इज the unity government between Palestinians, Hamas and PLO, if I'm not wrong. But I'm sorry, मैं PNA के बारे में श्योर नहीं हूँ. Intifada is also called मुसल्ला जदोजहद. इंतफादा का लिटिल मीनिंग होता है अमेरिका, दैट इज रेजिस्टेंस, मुजामत. जी, वेस्ट बैंक टेरिटरी का नाम है. मैं अभी ये टेरिटरी एक्सप्लेन करूंगा. करंट सिचुएशन भी पूछी थी पैलेस्टाइन की, वो ऑब्वियसली हम करंटली डिस्कस करेंगे. वी विल स्टार्ट नाउ. लेट मी नाउ गो टू ट्रम्प्स पीस प्लान. उस प्लान में ये हिस्ट्री थोड़ा सा, इंतफादा वाज अ अपराइजिंग. एक जैसा नहीं होता, लोगों की एक मुजामत शुरू होती है, एक तहरीक शुरू होती है, उसको हम इंतफादा कहते हैं, प्रोटेस्ट मूवमेंट कहते हैं, जिससे फिर बनी सॉर्ट. यस. अब आपने इसमें से बाकी चीजें याद रखें ना रखें, 2-3 चीजें ज़हन में रखिएगा. एक आपने ज़हन में रखना है बेसिक चीज, ओस्लो कार्ड का बेसिक सेंस ज़हन में रखना है. दूसरी चीज जो आपने ज़हन में रखनी है, दूसरी जो चीज याद रखनी है वो है दी 2 स्टेट सोल्यूशन. क्या लफ्ज होता है कि 2 स्टेट बनेंगी. और तीसरी चीज अरब्स की जो डिफीट है, ये कभी ना भूलिएगा. ओके, लेट्स सी ट्रम्प्स प्लान. So as I was saying, ट्रम्प ने कहा that if he comes to power, जो इलेक्शन कैंपेन थी, तो उसने कहा था when I will come to power, तो I will resolve this issue once for all. मैं इसको हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दूंगा, and this issue will be resolved in a way that will bring the peace, and this will be the deal of the century, और ये deal of the century हो जाएगी. यानी ये पूरी सदी की सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगी. बिकॉज ओल्डेस्ट इशू है, और फिर एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, रिलीजियस इन्वॉल्व है, कल्चर इन्वॉल्व है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व. नाउ ट्रम्प के जो जब उन्होंने कहा कि हम ये इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन ही केम टू पावर, जब वो पावर में आए तो ही अपॉइंटेड अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, अ स्पेशल एडवाइजर ऑन दिस इशू. और वो स्पेशल एडवाइजर जो है वो है उनके सन इन लॉ जेड कुशनर. जेड कुशनर जो है, he was made in charge of this process, and he was asked to provide the details of this plan after consultation with the relevant stakeholders. आप stakeholders से मतलब है जो parties involved हैं इस conflict में, उनसे consult करें, और consult करने के बाद आप करें peace plan दें. तो ट्रम्प ने अपने दामाद को बनाया और भिजवा दिया करने के लिए. बल्कि इट्स नॉट कॉल्ड नेपोटिज्म. अमेरिका में इसको कहते हैं स्पॉइल सिस्टम. अमेरिका में ये पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे जाके, वहाँ पे अमेरिकन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो प्रेसिडेंट की पावर होती है, वो जिसको मर्जी उठा ली. सॉरी, थैंक यू हमजा फॉर करेक्टिंग मी. जॉर्ज कुशनर, ट्रू. So when he appointed him, or he started talking with Egypt and Jordan and Palestinians and Israelis and Arab states and बाकी सबको कंसल्ट करना शुरू किया उसने. ड्यूरिंग दैट कंसल्टेशन प्रोसेस, उसी कंसल्टेशन के दौरान फिर 2 डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हुई. वन वाज व्हेन ही वाज कंसल्टिंग
कि हम कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, व्हाट कुड बी द डील, व्हाट कुड बी द प्रपोजल। तो उसी दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट ने दो डिसीजन किए। वन वाज द डिसीजन टू शिफ्ट एम्बेसी टू यरूशलेम। एक मैं फिर भूल गया स्पेलिंग, आप दोबारा लिख लीजिएगा। यरूशलेम, ये जो भी स्पेलिंग होंगे। सो द यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्टेड इट्स एम्बेसी टू यरूशलेम। अच्छा, यरूशलेम के बारे में अमेरिकन, थैंक यू मनीषा, JERUS, मेरे स्पेलिंग सारी गलत है, लेट मी करेक्ट, EM, गुड, यरूशलेम। सो यरूशलेम के दो पार्ट हैं जी, एक है ईस्टर्न पार्ट, एक है वेस्टर्न पार्ट। जो रिलीजियस सेंटर्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो ईस्टर्न यरूशलेम में हैं। वो ईस्टर्न यरूशलेम के पास है। ईस्टर्न यरूशलेम पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिस्ट्री में बताया था कि इजराइल ने कब्जा किस वॉर में किया, व्हेन इजराइल कैप्चर्ड इट। अगर कोई मुझे बता दे कौन सी वॉर में? 1967 वॉर जी, एग्जैक्टली 1967 की वॉर में इजराइल ने कब्जा किया था। और उस वक्त ये टेरिटरी थी जॉर्डन के पास। और जॉर्डन की पॉलिसी ये थी कि जब पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाएगी तो ये यरूशलेम, दिस यरूशलेम will be part of the Palestinian state, and it will be capital of the Palestine. पैलेस्टाइन की जो स्टेट बनेगी उसका कैपिटल होगा। लेकिन पैलेस्टाइन के पास तो क्या जाना, इजराइल ने कब्जा कर लिया उस वॉर। इजराइल ने कब्जा किया, लेटर ऑन इट एनेक्स्ड इट, अपने साथ मर्ज कर लिया, एंड 1980s में इट डिक्लेयर्ड इट एज अ कैपिटल। जब कैपिटल कहा तो डिफरेंट स्टेट्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, बिकॉज दे बिलीव दैट अल्टीमेटली चूंकि यरूशलेम इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जब ये इशू रिजॉल्व होगा तो फिर हम इसको मानेंगे, कैपिटल मानेंगे। अमेरिकन ने 1990s में दे डिडंट शिफ्ट एम्बेसी, फीलिंग कि हम एम्बेसी शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसका भी फाइनल सोल्यूशन आना है, पैलेस्टीनियंस इजराइलीज, क्योंकि ओस्लो कार्ड में था कि दोनों रिजॉल्व करेंगे इश्यूज, तो अगर इशू रिजॉल्व हो जाता है, यरूशलेम चला जाता है PLO के पास, पैलेस्टीनियंस के पास, तो फिर इशू बन जाएगा। तो लेट्स नॉट शिफ्ट एम्बेसी देयर। तो मान जरूर लिया था, बट सिंबॉलिक रिकग्निशन थी, प्रैक्टिकल रिकग्निशन नहीं थी यरूशलेम की। लेकिन 2018 में ट्रंप ने अनाउंस किया दैट वी विल शिफ्ट एम्बेसी टू यरूशलेम। मींस अब हम यरूशलेम को परमानेंटली इजराइल का हिस्सा समझते हैं। एक पॉइंट। दूसरा डिसीजन, अच्छा अब ये एक तरफ तो पीस प्लान की बात कर रहे हैं, साथ इजराइल की तरफ टिल्ट शो कर रहा हूं। दूसरा, द ट्रंप डिसीजन अनाउंस्ड दैट इट विल कंसिडर गोलान हाइट्स and the settlements in the West Bank as Israel's territories. The Americans announced that Golan Heights and the settlements, ये जो settlements in the West Bank, जो settlements क्या होती हैं भी मैं इसको डिफाइन करूंगा। ये दोनों टेरिटरीज ये इजराइल ने जो एनेक्स की हैं, हम इसको अंडर द इंटरनेशनल लॉ इजराइल का हिस्सा समझते हैं। उससे पहले फ्रॉम 2019, जब 2019 में ये कहा, उससे पहले ऑलमोस्ट ऑल द यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस कंसिडर्ड द इजरायली सेटलमेंट्स एंड कैप्चरिंग ऑफ गोलान हाइट्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। सो मच सो कि ओबामा के आखिरी कुछ दिनों में, लास्ट 2-3 हफ्ते पहले, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुई, और उस रेजोल्यूशन में इजराइल की गोलान, ये जो सेटलमेंट्स हैं, इस पे कब्जे को इलीगल कहा गया, इसको कंडेम किया गया। अच्छा, अमेरिकी भी इसको इलीगल कहते हैं, बट कभी कंडेम नहीं करने दिया। जब भी यूएन कंडेम करती है, वीटो कर देते थे। हाँ, लेकिन कहते थे कि ये है इलीगल, गलत है, बट यूएन पे नहीं कहेंगे उसको। लेकिन ओबामा ने वो जो यूएन की रेजोल्यूशन थी उसको भी वीटो नहीं किया और कहा कि आप कंडेम कर सकते हैं, अलाउड इट टू कंडेम। इस हद तक अमेरिकन पॉलिसी थी अगेंस्ट सेटलमेंट्स, अगेंस्ट गोलान हाइट्स। बट ट्रंप ने कहा 2019 में, बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान, पहले ही कह दिया कि ये जो टेरिटरीज हैं सेटलमेंट्स की और गोलान हाइट की, वी एक्सेप्ट द इजरायली लॉ ऑन दैट, अंडर इंटरनेशनल लॉ दे आर नॉट डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, दे आर पार्ट ऑफ इजराइल।
सो बड़ा क्लियरली इन दो स्टेप्स में टिल्ट नजर आ रही थी यूएस की टुवर्ड्स इजराइल. And when US was, Jared Kushner was negotiating on the deal of the century, Trump was courting the Israelis. As a result of which the Palestinians boycotted negotiations with Kushner and said, how can we talk to you when you are at the same time taking steps against us? आप ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिससे पीस नहीं आएगा. यू आर ट्राइंग टू आस्क अस सरेंडर टू द इजराइलीज. आप यरूशलेम उनको दे दिया, सेटलमेंट दे दी, फिर नेगोशिएशन पीस प्लान किसका हो रहा है? पीस प्लान का तो मकसद ये था कि इस तरह के कंटेस्टेड इश्यूज को आप मिलकर रिजॉल्व करेंगे. बट यू एक्टेड एग्जैक्टली अपोजिट टू what you plan to do. You want to bring peace, but your steps are promoting violence and anarchy over here. ये था. So it was in this context. फर्स्ट स्टेटमेंट डेट यरूशलेम की बात कर रहे हैं या गोलान हाइट्स की बात कर रहे हैं फाइजल? यरूशलेम 2018 और ये 2019. सो एनीहाउ लास्ट जुमला जी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. लास्ट जुमला ये है, दिस प्लान वाज अनाउंस्ड इन टू फेजेस. पहला फेज, in the first phase, which was announced in June 2019, it is called the economic aspect of the plan. The first part of the plan is called economic plan, announced in June 2019. The second plan, the second part of the plan was announced in January 2020. Date मुझे याद नहीं आ रही, 28 जनवरी थी या 29 जनवरी थी, कोई डेट आप देख लीजिएगा. January 2020. And it is called the political part of the plan. It is political part. Above one is economic part. हम कल क्लास में देखेंगे. Economic is important, but political is less. Political is more important. लेकिन जब ये प्लान दिया गया था, तो PLO, Palestinian Authority, it was not part of it. It rejected it because of these two decisions by the US government. This is all from my side जी. कल इंशाल्लाह हम पे देखेंगे, कल अगर क्लास होती है तो इन प्लान्स को हम डिटेल से देखेंगे. आफ्टर डूइंग स्टडिंग द प्लान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. असल बात है उसकी इंप्लीकेशंस देखेंगे. आई विल ट्राई टू रैप अप दैट डिस्कशन इन 30 मिनट्स, देन आई विल टेक 20 मिनट्स क्वेश्चन, और फिर हम मिडिल ईस्ट के दूसरे इशू पे जाएंगे, व्हिच इज इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट विद यूएस. क्वेश्चंस अगर हैं तो 1-2 मिनट में ले सकते हो. बट यू सेड एट द लास्ट, रिपीट इट बरका. आई सेड इकोनॉमिक प्लान जो है इट इज लेस इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल प्लान इज मोर इंपॉर्टेंट. कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे. Anybody else? I guess none. Thank you so much. God bless you. Be safe, and we'll continue to talk. आप ये 2 आर्टिकल जो मैंने देखे